Hello everyone and welcome back to the channel. In today's class, we will be discussing the exercise on current electricity. So let's begin. See, the first question is here. The storage battery of a car has an EMF आपको given at 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, this is the value of E and this is the value of smaller. What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो यहाँ पे हमको क्या-क्या गिवन है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई इक्वल्स टू 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का स्मॉलर इक्वल्स टू 0.4 ओम। सो मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी को आई इसको एज्यूम करेंगे तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, राइट। सो इंस्टेड ऑफ वी हमें पता है ईएमएफ क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल आर आपका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग कहाँ से लाएंगे, ओम्स लॉ से, राइट। तो हमें करंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना होगा, आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ओके, सो आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 30 एम्पियर। Okay, so the maximum current drawn from the given battery is 30 ampere. Next question देखो, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage यानी कि terminal potential difference of the battery when the circuit is closed? Given part, EMF of the battery 10 volt, internal resistance of the battery smaller equals to 3 ohm, current in the circuit I is equal to 0.5 ampere, resistance of the circuit, let this is capital R. So the relation of current using Ohm's law, हमें पता है Ohm's law को यूज करके रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बताया I इज इक्वल्स टू आपका इन जनरल होता है V बाई आर। इंस्टेड ऑफ V आप लोग E लिख सकते हो एंड R, यहाँ पे टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है। इसके साथ ही आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है रेजिस्टर का, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बाई करंट। तो आर प्लस आर आ गया कितना, 20 ओम। लेकिन हमें स्मॉल आर का वैल्यू गिवन था कितना, 3 ओम। तो कैपिटल आर यानी कि आपका रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर will be 17 ohm. So terminal voltage of the resistor let equals to V. So according to Ohm's law, V equals to IR. ओके, यहाँ पे I का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे R का वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी 8.5 वोल्ट। ओके, सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आपका है 17 ओम, जो कि कैपिटल R का वैल्यू, एंड सिमिलरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज विल बी 8.5 वोल्ट। Three resistors 1, 2 and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? हमें पता है जब 3 resistors कनेक्टेड होंगे किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, algebraic sum of individual resistance कर देंगे। सो 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ohm, that is the equivalent resistance. If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. यानी कि current flowing through the battery, let I. Then EMF of the battery is already given 12 volt. Total resistance हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 ohm. Then according to Ohm's law, I is equals to V by R. Instead of V, I is equals to E by R. So we get current equals to 2 ampere. Okay. Potential drop across resistor 1 ohm. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेट सपोज V1, सो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, राइट। तो यहाँ पे R की जगह पर आपको क्या पुट करना होगा, 1 ओम आपको पुट करना पड़ेगा। ओके, तो 2 आपको ऑलरेडी गिवन है, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर, सो 2 × 1 that is 2 volt. This amount is the value of V1, okay, corresponding to the resistor 1 ohm. Similarly, potential drop across 2 ohm resistor equals to V2. Again from Ohm's law, the value of V2 equals to क्या हो जाएगा, I into R2, right, 4 volt होगा। Similarly, potential drop across 3 ohm resistor equals to V3, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज आई इंटू R3, दैट इज 6 वोल्ट। यानी कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर इज 2 वोल्ट,
2 ohm resistor is 4 volt and 3 ohm resistor is 6 volt. Okay. Next देखो, 3 resistors 2, 4 and 5 are combined in parallel. So what is the total resistance of the combination or equivalent resistance of the combination? तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला उसका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. So now it will be 19/20. So R equivalent equals to 20/19 ohm. So see, if the combination is connected to a battery of 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor, यानी कि I1, I2, I3 and total current drawn from the battery. ओके. तो यहाँ पे आपको टोटल रेजिस्टेंस आपका कॉम्बिनेशन कितना कैलकुलेट हुआ, 20/19 ओम. ईएमएफ आपको गिवन है 20 वोल्ट. सो अगर हम I1 फाइंड आउट करेंगे थ्रू द रेजिस्टर R1, इट विल बी, we know I equals to V by R. So for I1, the potential difference will be same for all three resistors, but the R1 value इज डिफरेंट. ओके. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I1 इक्वल्स टू, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में V आपका सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्ट यहाँ पे करंट आपका वैरी करेगा. ईच रेजिस्टर्स के थ्रू आपका डिफरेंट अमाउंट का करंट फ्लो करेगा. इसी वजह से यहाँ पे I1 आएगा, V/R1 करोगे 10 एम्पियर, I2 V/R2 करोगे 5 एम्पियर. सिमिलरली I3 आपका आ जाएगा V/R3 4 एम्पियर. यानी कि जब हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे तो तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 19 एम्पियर. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर R1 में 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, R2 में 5 एम्पियर, R3 में 4 एम्पियर. ओके. एंड टोटल करंट कितना होगा, 19 एम्पियर. बस आपको रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों को अच्छे से याद रखना है कि इसमें आपका वोल्टेज बराबर आता है एंड किस में आपका करंट्स सेम आता है. इसको अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू 117 ओम, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज दिस मच अमाउंट. यानी कि आपको रूम टेम्परेचर यानी कि टी का वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस and resistance of the heating element at this temperature given in 100 ohm. So let T1 be the increased temperature of the filament. ओके. एंड रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट, अगर हम T1 बोलेंगे तो उस टाइम आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, 117 ओम गिवन है, लेकिन वो टेम्परेचर आपको इंक्रीज टेम्परेचर गिवन नहीं है. ओके. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि टेम्परेचर में टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस. ओके. तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे. सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट अल्फा इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सो ये वाला वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट. जैसे कि हमने बताया था आपको, अल्फा बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये वाला अल्फा का वैल्यूज आपको गिवन है एंड अल्फा का फॉर्मूला ये होता है R1 माइनस R. आर यानी कि आपका रूम टेम्परेचर में द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, R1 यानी कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर में R1 वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ओके. एंड नीचे आपका आ जाएगा R T1 माइनस T2. T इज द करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज R. सिमिलरली T1 इज द करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज R1. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें T1 का वैल्यू चाहिए. ओके. सो सारे के सारे वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो यहाँ से हमें T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1027 डिग्री सेल्सियस, 1027 डिग्री सेल्सियस. द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इज हाउ मच एट दिस डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 117 ओम, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था. इस वाले रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हमें फाइंड आउट करना था. ओके. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड इट इजीली. इसको अच्छे से याद रखना, अल्फा माइनस R1 माइनस R डिवाइडेड बाई R, T1 माइनस T. ओके. सो नेक्स्ट देखो, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर of length 15 meter and a uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. So what is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? Okay.
यहाँ पे एक वायर आपको गिवन है, उसका लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर भी आपको गिवन है एंड रेजिस्टिविटी हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी यानी कि द वैल्यू ऑफ रो. सो लेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज टेकन टू बी एज रो. तो वी नो आर is directly proportional to length of the wire and inversely proportional to the area of the wire. If we combine both equations or both relation, what we get, R proportional to L by A. When we removing the proportionality sign here, we have to substitute a constant. Okay, तो ये जो constant है, this is known as your what resistivity. Okay, इसको अच्छे से पता होगा, हमने कंसेप्ट में क्लियर किया है इसको. ओके, तो यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर ए बाई एल सबका वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा ओम इंटू मीटर में. सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर. ओके, नेक्स्ट देखो, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट दिस 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient यानी कि अल्फा ऑफ सिल्वर. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमें टेम्परेचर T1 गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 गिवन है. सिमिलरली टेम्परेचर T2 गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R2 गिवन है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले एक प्रॉब्लम में इस वाले फॉर्मूला को यूज़ किया था. ओके, T1 गिवन है, R1 गिवन है, T2 गिवन है, R2 गिवन है. टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अल्फा. सो अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1. यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होगा, R2 माइनस R1, नीचे भी R1 आएगा क्योंकि दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे आएगा. यहाँ पे T2 माइनस T1 ऐसे करके लिखोगे आप. ओके, सारे के सारे वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स में. ओके, सो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर इज 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. राइट, तो नेक्स्ट देखो, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value 2.8 ampere. Okay, so what is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the power minus 4 degrees Celsius inverse. This is the value of alpha. तो आपको निक्रोम वायर का क्या क्या गिवन है, सप्लाई वोल्टेज आपको गिवन है 230 वोल्ट, इनिशियल करंट यानी कि 32 एम्पियर, दिस इज द इनिशियल करंट एंड स्टेडी वैल्यू आपको कितना गिवन है 2.8 एम्पियर. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, इनिशियल करंट ड्रॉन I1 इक्वल्स टू 3.2 एम्पियर एंड इनिशियल रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनिशियल करंट I1 विल बी R1. सो R1 कैसे फाइंड आउट होगा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ. राइट, सो R1 हो जाएगा B बाई आई, यहाँ पे 1 आएगा. ओके, सो 230 बाई 3.2 करोगे तो 71.87 ओम R1 का वैल्यू आ जाएगा. ओके, सो R1 के बाद, क्योंकि देखो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमें 2 रेजिस्टेंस तो चाहिए, R1 R2 एंड T1 T2, ये चारों तो हमें चाहिए. ओके, सो इन चारों को लाने के लिए पहले हम R1 फाइंड आउट करेंगे, अल्फा हमें ऑलरेडी गिवन है. ओके, सिमिलरली हम लोग सेकेंड जो स्टेबल, यहाँ पे देख सकते हो स्टेडी स्टेट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट आपको गिवन है. यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस एट द स्टेडी स्टेट यानी कि R2 भी निकाल सकते हैं. क्या R2 क्या हो जाएगा, V बाई यहाँ पे आ जाएगा I2. तो ये आ गया कितना 82.14 ओम. आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फा का वैल्यू गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. नेक्स्ट हमको इनिशियल टेम्परेचर T1 गिवन है ऑलरेडी 27 डिग्री सेल्सियस. वी हैव टू फाइंड द स्टेडी, यहाँ पे स्टेडी होगा ये. स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पूछा है T2 का वैल्यू, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, T2 का वैल्यू हमें चाहिए. तो यहाँ पे देखो इसका जो आंसर आएगा 867.5 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज हाउ मच, 867.5 डिग्री सेल्सियस. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. ओके, रिलेटेड टू योर टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड रेजिस्टेंस. राइट, नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, यहाँ पे गिवन है. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो ये आपको कुछ इस टाइप का गिवन है फिगर. यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टर, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम रेजिस्टर एंड यहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है. ओके, तो यहाँ पे देखो करंट फ्लोइंग थ्रू वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सर्किट रिप्रेजेंटेड इन द
इन दिस फिगर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट्स खुद से ही एज्यूम कर लेंगे। लेट सपोज हमने मान लिया कि यहाँ से ऐसे करके करंट I1 फ्लो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I2 एंड I3 में। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखो, इस वाले ब्रांच में जो BD वाला ब्रांच है I4 करंट, एंड इस वाले ब्रांच में I2 माइनस I4 करंट फ्लो होगा। तो इस वाले ब्रांच को जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि I3 प्लस I4 करोगे तो ये वाला ब्रांच में करंट फ्लो होगा। और यहाँ से ऐसे करके वापस आएगा I3, यहाँ से I3 I2 जो कि वही I1 के बराबर होगा। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट आपका एग्जिट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यह ऑलरेडी आपको गिवन है I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू द आउटर सर्किट, I2 आपको गिवन है ब्रांच AB में जो करंट फ्लो कर रहा है, I3 यानी कि ब्रांच AD में जो गिवन है, I2 माइनस I4 ब्रांच BC ये वाला। सिमिलरली I3 प्लस I4 CD दिस वन, and I4 the middle one BD. Okay, so for the closed circuit ABDA पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग ABDA ये वाला ABDA यहाँ पे अगर हम क्या अप्लाई करेंगे, आपका इस क्लोज्ड लूप में हम पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल का वैल्यू आपका जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे कि हमने बताया था। नहीं तो केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या होता है, रूल्स क्या होता है, आप करंट के डायरेक्शन की तरफ अगर मूव करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड हाँ यहाँ पे आपको माइनस ऑफ IR लेना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, तो हमने मान लिया कि हमने ऐसे इस वाले डायरेक्शन ऐसे करके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ओके, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, देखो 10I2 यहाँ पे, तो ये वाला हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10I2, ये प्लस में होगा क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज राइज करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला 5 × I4 will be positive. Similarly minus of 5I3, this one minus of 5I3, ये आपका क्या हो जाएगा, अम, इसमें भी आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ओके, तो नेक्स्ट दैट इज इक्वल्स टू हो गया आपका कितना, जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी पोटेंशियल्स वगैरह गिवन नहीं है, इसी वजह से दैट इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, I3 इक्वल्स टू दिस मच। सिमिलरली हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, BCDB ये वाला लूप कंसिडर करेंगे। ओके, BCDB ये लूप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BCDB में 5I2 माइनस I4, यानी कि ये वाला 5 5I2 माइनस I4। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 10 के साथ क्या आएगा, I3 प्लस I4 विथ अ नेगेटिव साइन, एंड ये वाला 5 × I4 विथ अ नेगेटिव साइन ऑल्सो, क्योंकि आप डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे मूव करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसको अच्छे से याद रखना। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रैकेट को ओपन वगैरह करके इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से I2 इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू। तो नेक्स्ट हम लोग फॉर द क्लोज्ड सर्किट ABCFEA, यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला ABCEF, ये पूरा का पूरा, इस पूरे क्लोज्ड लूप के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -10 हो गया, क्योंकि हम लोग इस यहाँ से ऐसे करके मूव करेंगे। -10 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग इस तरफ मूव करें तो हमें क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे इसी वजह से माइनस आएगा। ओके, यानी कि हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देखो I1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो -10, 10 के साथ I1, 10 के साथ I2, 5I2 प्लस माइनस I4 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करना, तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा 3I2 प्लस 2I1 माइनस I4 इक्वल्स टू 2। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा -3I3 इक्वल्स टू -3I3 इक्वल्स टू 9I4।
ओके। सो यहाँ से अगर हम I4 का वैल्यू निकालेंगे तो वो I3 यहाँ से क्या आ जाएगा, I3 इक्वल्स टू 9I4/3 विद अ नेगेटिव साइन। ओके, तो ये आपका गलत लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा -9I4/3। ओके, तो यहाँ से भी आप लोग इक्वेशन 4 एंड 1 को सॉल्व करोगे। ये जो इक्वेशन 4 आया है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 यानी कि दिस इक्वेशन I3 दोनों का क्या है, एक-एक साइड बराबर है। तो अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको I2 का वैल्यू मिल जाएगा। देन इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द गिवन फिगर दैट हमें मिल जाएगा कि I1 इक्वल्स टू I3 प्लस I2। सो हम 6 के वैल्यूज़ को पुटिंग द इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 1 पुट कर देंगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। सो पुटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 7 अगर हम पुट करेंगे तो हमें I4 का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हो I4 यानी कि जो मिडिल वाला ब्रांच था BD में जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, एंड I4 I3 के बीच में ये वाला रिलेशन था, I3 का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे करके आप लोग I2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। देन I2 माइनस I4 करोगे तो 6/17 एम्पियर जो कि ये वाले ब्रांच में था। ओके, I3 प्लस I4 दिस ब्रांच वाला भी निकल जाएगा, I1 का भी 10/17 आएगा। ओके, तो देयरफॉर करंट इन ब्रांच AB में आपका 4/17 ऐसे करके था ना फिगर आपका, इस टाइप से यहाँ पे अ, ABCD ऐसे करके था ना। वेट अ मिनट, अच्छा सॉरी, ABCD यहाँ से देखो ऐसे करके आपका डायग्राम था कुछ, ABCD। ओके, तो AB ब्रांच में 4/17 एम्पियर, BC ब्रांच में 6/17 एम्पियर, CD ब्रांच में -4/17, AD में आपका आ गया 6/17, इस वाले मिडिल वाले ब्रांच में -2/17। जब आप टोटल करंट फाइंड आउट करोगे सबको ऐड करके, देन इट विल बी 10/17 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया था, KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रूल याद रखना है। अगर आप करंट के डायरेक्शन के अलोंग मूव करोगे तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यू हैव टेक दिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज माइनस ऑफ IR, एंड जब आप EMF के अलोंग यानी कि सेल के अलोंग मूव करोगे, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हो तो यहाँ पे -I आपको लेना पड़ेगा। ओके, एक-एक याद रखो, इसका ऑपोजिट दूसरा होगा, ठीक है? ओके, आपका मीटर ब्रीज पोटेंशियोमीटर तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला, यहाँ यहाँ से देखो। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF आपको गिवन है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट DC supply using a series resistor 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? And what is the purpose of having series resistor in the charging circuit? Okay, तो गिवन क्या क्या है, DC सप्लाई वोल्टेज, जैसे कि हमने इसके कंसेप्ट को क्लियर किया था कि बेसिकली दिस प्रोवाइड अ स्टेडी वोल्टेज, और यू कैन से लगातार एक ही तरह का वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ओके, याद होगा। तो ईएमएफ ऑफ दिस स्टोरेज बैटरी ई आपको गिवन है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आर गिवन है 0.5 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर यानी कि कैपिटल आर का वैल्यू भी आपको गिवन है कितना, 15.5 ओम। नेक्स्ट हम लोग इफेक्टिव वोल्टेज, ओके, इन द सर्किट उसे मान लेते हैं वी डैश, इसको वी डैश लेट सपोज हमने एज्यूम कर लिया। सो आर इज कनेक्टेड टू द स्टोरेज बैटरी, इन सीरीज में कनेक्टेड है, हेंस इट कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस ई होगा, क्योंकि आपका वी हो गया क्या, डीसी सप्लाई वोल्टेज, एंड ई इज द ईएमएफ, राइट। तो आपका हो गया जो क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ ईएमएफ आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज कितना हो जाएगा, 112 वोल्ट। ओके, क्योंकि आपको सप्लाई वोल्टेज गिवन है, ईएमएफ दोनों को माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, लेट सपोज आई, सो वी नो आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आएगा, नीचे आपका दोनों रेजिस्टेंस का सम, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करके आंसर आ जाएगा 7 एम्पियर। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आर गिवन बाय
अगर हम रेजिस्टर आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो आर का वैल्यू क्या होता है, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस निकालेंगे, सो वी का वैल्यू क्या होगा आई इंटू आर। सो आई यानी कि करंट, आर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कितना आएगा 108.5 वोल्ट। ओके, डीसी सप्लाई वोल्टेज वो हमेशा होता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी प्लस कितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अक्रॉस आर। सो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा 120 माइनस 108.5 11.5 वोल्ट। यहाँ पे देखो द फर्स्ट वन इज योर इफेक्टिव, दिस इज द इफेक्टिव वोल्टेज, इसको याद रखना। ये वाला इफेक्टिव वोल्टेज होगा, इफेक्टिव वोल्टेज को हमने वी डैश कह लिया, वी डैश ऑलवेज डीसी सप्लाई वोल्टेज माइनस ईएमएफ। लेकिन अगर हम टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा डीसी सप्लाई वोल्टेज माइनस द वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, तो देन इट विल बी आपका आ जाएगा कितना 11.5। Okay, a series resistor in a charging circuit limits the current drawn from the external source. The current will be extremely high in its absence, so this is very dangerous. Okay, so इसी वजह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, so what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज रजिस्टर को यूज करते हैं इन अ चार्जिंग सर्किट। क्यों? क्योंकि टू लिमिट्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, वो एक्सटर्नल सोर्स से जितना भी करंट लगेगा उसको लिमिटेड अमाउंट में वो ड्रॉ करेगा। ओके, दो इसके एब्सेंस में अगर इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो करंट विल बी एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा विच इज़ वेरी डेंजरस। ओके, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड in example 3.1 is this much. Okay, how long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is given this much and it is carrying a current of 3 ampere. तो यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, आपको नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम आपको गिवन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर, एन का वैल्यू आपको गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ओके, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर भी आपको 3 मीटर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्ट वायर भी आपको गिवन है। तो हमें पता है कि आपका जो करंट एंड वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको रिलेशन पता होगा क्योंकि करंट आपको 3 एम्पियर गिवन है, तो यहाँ से हम लोग वीडी निकाल सकते हैं इजीली। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू यहाँ पे स्मॉल ई आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा। ओके, सो ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी डी हो गया लेंथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर पर टाइम एल बाई टी करके, लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू कवर, है कि नहीं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, पता होगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, एल बाई टी इंस्टेड ऑफ वी डी हम लोग लिख देंगे एल बाई टी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंस्टेड ऑफ हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन, राइट। हाउ लॉन्ग यानी कि हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टू टेक ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर टू इट्स अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड को मूव करने में इसको कितना टाइम लगा, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। इसी वजह से हमने वी डी को चेंज किया एल बाई टी में। ओके, इसको अच्छे से याद रखो। तो हम लोग टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन ए ई एल बाई करंट करेंगे, तो सबका वैल्यूज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे पुट करो तो आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁴ सेकेंड। ओके, तो बस यहाँ तक ही था आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, तो ये वाला सोल्यूशन आपको चैप्टर 3 का खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे उसका लेक्चर सीरीज। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।